हेलो दोस्तों। तो आज हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो हमारा 14 जनवरी 2021 का विजन आइस का न्यूज़ टुडे। इसमें देखिए सबसे पहली न्यूज़ क्या है हमारी, जो नई विदेश व्यापार नीति फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसको 1 अप्रैल से लागू किया गया है। ठीक है, कोविड की वजह से जो है उसे थोड़ा आगे कर दिया गया था और 31 मार्च तक इसको 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। 2015 से 20 तक की थी ये वैसे, पर अब 21 की 31 मार्च तक ये हो गई है। ठीक है, तो उसके अलावा इसे लागू कब किया जाएगा? 1 अप्रैल 2021 से 5 वर्ष की अवधि के लिए इसे लागू किया जाएगा। कई योजनाएं जैसे कि जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया या फिर सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, ये 2015 से 20 तक के भाग थे। ठीक है, अब इन्हें हटा दिया गया है। उसके अलावा क्या है, इसमें जो है संशोधन किए जाने की अब आवश्यकता है। जो पिछली वाली जो एफटीपी थी उसमें अब संशोधन किए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो निर्यात विकसित क्षमता करने, निर्यात प्रदर्शन में सुधार करना है ना, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करना और भुगतान की स्थिति के अनुकूल संतुलन बनाना है। तो इसके लिए जो अभी ये जो पिछले वाली एफटीपी थी इसमें संशोधन किया जाएगा। ठीक है, तो नई एफटीपी भारत को जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके क्षेत्र में अग्रणी बनाने का प्रयास करेगी। ठीक है, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो साथ ही जो भारत की $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य है उसके साथ विकास एवं रोजगार के लिए वस्तु और सेवाओं के निर्यात को दिशा प्रदान करेगी। ठीक है, यह निम्नलिखित के लिए ढांचा प्रदान करेगी। इन सब चीज़ों के लिए जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर देगी, मतलब एक वो बेसिक बनाएगी, बेस बनाएगी इसका। सबसे पहले विनियामक ढांचे, मतलब जो रेगुलेटरी बॉडी होते हैं उससे संबंधित जो घरेलू और विदेशी बाधाएं हैं उनको संबोधित करते हुए माल एवं सेवाओं दोनों को बढ़ावा प्रदान करेगी। ठीक है, इसके अलावा लेन देन की लागत को कम करेगी, व्यापार करने में सुगमता को बढ़ाएगी, कुशल, लागत प्रभावी और पर्याप्त साजो सामान और उपयोगिता की मूलभूत जो सुविधा है उसके लिए। उसके अलावा प्रत्येक जिले की क्षमता संवर्धन के लिए जो जिला निर्यात हब होगा उसके लिए इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए इस फिगर में क्या दिया गया है, एक सेकेंड। जो 14 जनवरी को जो विभिन्न फसल उत्सव थे, ठीक है, फसल उत्सव मतलब इन दिनों पे क्या होता है, फसल की कटाई होती है। ठीक है, तो इन्हें थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि पोंगल कहाँ का है, तमिलनाडु का है ना, पोंगल तमिलनाडु, पेड़ा पांडुया आंध्र प्रदेश का, मकर संक्रांति उड़ीसा का, पौष संक्रांति वेस्ट बंगाल, मकारा वायलाकू ये केरला का है, सबरीमाला टेम्पल जो था, मकारा संक्रमणा कर्नाटका, मकर संक्रांति महाराष्ट्र एमपी का। उसके अलावा शिशुर सक्रात जम्मू कश्मीर का, मकर संक्रांत बिहार झारखंड, माघ बिहू बिहू आपने सुना होगा, नृत्य भी है वहाँ का, असम नॉर्थ ईस्ट का, किचेरी उत्तर प्रदेश का, माघी लोहरी जो हरियाणा हिमाचल प्रदेश और पंजाब का, उत्तरायण गुजरात और राजस्थान का। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज़ क्या है, जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने जो खनन कानून है, ठीक है, खनन खनन क्या होता है, जो माइनिंग वगैरह नहीं करते हैं, जैसे कोयले की खान होती है उसमें माइनिंग वगैरह करते हैं, तो उसमें संशोधन को स्वीकृति प्रदान की। ठीक है, अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो खान और खनिज जो मिनरल्स होते हैं उसके जो अधिनियम है 1957 या फिर एमएमडीआर जो माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन, इसमें जो है संशोधन के माध्यम से खनन क्षेत्र में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म्स है, संरचनात्मक सुधार, उनको अनुमोदित किया है। ठीक है, इस सुधार पैकेज के तहत जो खनिजों के मूल्य निर्धारण फॉर्मूले हैं जिससे उनका मूल्य निर्धारण होता है, या फिर खानों के अन्वेषण, अन्वेषण क्या होता है, किसी चीज़ का निरीक्षण करना। ठीक है, खानों का जो निरीक्षण होता है, या फिर खनन के लिए अधिरोपित करों और प्रशुल्क होते हैं, उनसे संबंधित 3 मौजूदा कानूनों में जो है संशोधन करने की आवश्यकता हुई। ठीक है, इन 3 में ध्यान रखिएगा, इन 3 में जो है संशोधन करने की आवश्यकता महसूस हुई है। सुधारों का यह प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित है। एक तो इनका उद्देश्य क्या है, पर्पज़ क्या है, खनिज उत्पादन को बढ़ाना, रोजगार के व्यापक अवसर सृजित करना, है ना, ये रोजगार तो आपको मैक्सिमम चीज़ों में मिल ही जाएगा। बड़े खनिज ब्लॉकों को नीलामी के अंतर्गत लाकर उत्पादन में वृद्धि करना और आयात को कम करना। मतलब बड़े खनिज ब्लॉकों ने नीलामी में लाएंगे, वहाँ पे क्या होता है, खरीदने में क्या होता है, कंपटीशन होता है, तो इनका प्राइस जो होगा ज़्यादा से ज़्यादा लगेगा। नीलामी व्यवस्था को सुदृढ़ करना और जो पारदर्शिता है उसको बढ़ाना। प्रस्तावित सुधार जो निरीक्षण है, अन्वेषण
एवं उत्पादन, इसके लिए व्यापक लाइसेंस और अवैध जो खनन है उसको स्पष्ट करना। ठीक है, कि क्या होता है अवैध खनन, किस कैटेगरी में आएगा। उसके अलावा जो कैप्टिव और व्यापारिक होते हैं, मतलब जो स्व उपयोग और वाणिज्यिक बिक्री होते हैं, इनके खानों के मध्य जो अंतर है इनको समाप्त करना। इससे क्या होगा, जो एक स्व उपयोग वाले होंगे, मान लीजिए जो ये खनिज का खनन कर रहे हैं, अगर उसमें से कुछ परसेंट बचता है, ठीक है, तो ये उसको जो है बेच सके। ठीक है, पहले क्या था कि ये मतलब बेच नहीं सकते थे, अगर अपने उपयोग के लिए उन्होंने निकाला तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रखते थे। अब क्या होंगे, उत्खनित खनिज के 50% तक का विक्रय कर सकेंगे। इसके अलावा निधि के बेहतर जो धन होता है, निधि मतलब धन, उसके बेहतर उपयोग के लिए जो जिला खनिज प्रतिष्ठान है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं, ये मिनरल्स जो फाउंडेशन होता है, एम से मैजिस्ट्रेट ही दिखता है, ठीक है, तो जिला खनिज प्रतिष्ठान, इसके जो गाइडलाइंस होते हैं उसमें संशोधन किया जाएगा। उसके अलावा जी DMF है, उसके खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित जो प्रत्येक जिला है उसके लिए एक गैर लाभकारी वैधानिक ट्रस्ट है ये DMF। ठीक है, इसे खनिकों के योगदान के माध्यम से जो है वित्त पोषित किया जाएगा। सार्वजनिक उपक्रमों के जो गैर उत्पादक ब्लॉक होते हैं उनका पुनः आवंटन किया जाएगा। ठीक है, जहाँ से मतलब खनिज खनन नहीं किया जाता है, गैर उत्पादक जो ब्लॉक हैं। भावी नीलामियों में विभिन्न वैधानिक भुगतानों के लिए जो राष्ट्रीय खनिज सूचकांक है, ठीक है, नेशनल मिनरल्स इंडेक्स, जैसे विभिन्न अलग अलग तरह के इंडेक्स होते हैं ना, उसमें उसका पूरा डाटा लिखा जाता है, तो उसके जो इंडेक्स है उसकी स्थापना की जाएगी। ठीक है, जो नीलामियों से पैसा आएगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो RBI है इसने जो डिजिटल लैंडिंग है उस पर कार्यदल का गठन किया। डिजिटल लैंडिंग क्या है, जो डिजिटल रूप से हम उधार लेते हैं। ठीक है, लैंड मतलब उधार लेना, तो उसके लिए डिजिटल उसका रूप से उसे शुरू किया। तो इसमें जो कार्यदल है जिसका गठन जो RBI ने किया है वो क्या है, विनियमित वित्तीय क्षेत्र है, जो वित्तीय क्षेत्र है उसको जो कंट्रोल करता है। विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ मतलब वित्तीय क्षेत्र को कंट्रोल करेगा, और उसके साथ साथ जो अनियमित प्रतिभागिता है, प्रतिभागियों द्वारा जो डिजिटल रूप से उधार देने की गतिविधियों की सभी पहलुओं का जो है अध्ययन किया जाएगा कार्यदल द्वारा। इस कार्यदल के लिए निर्धारित कार्यक्षेत्र क्या होंगे, एक तो रिजर्व जो RBI का वित्तीय संस्थाएं हैं उसमें जो डिजिटल लैंडिंग गतिविधियों उनका मूल्यांकन करना होगा। ठीक है, तथा जो आउटसोर्स डिजिटल लैंडिंग होगी उनकी गतिविधियों की पैठ और जो उनके मानक होंगे उनका आकलन करना। ठीक है, मूल्यांकन और उनका आकलन करना। जो वित्तीय स्थिरता है, विनियमित संस्थाएं हैं, उपभोक्ता को अनियमित डिजिटल लैंडिंग उसके द्वारा जो है उत्पन्न जोखिमों की पहचान करनी होगी। ठीक है, जो ऑनलाइन जो पैसा लिया जाता है या दिया जाता है उसमें जो अनियमितता है उसके उससे जो उत्पन्न जोखिम होंगे उनकी पहचान करनी होगी। ठीक है, इसके बाद क्या है, डिजिटल ऋण प्रदाताओं के लिए एक मजबूत उचित व्यवहार संहिता, ठीक है, फेयर प्रैक्टिस कोड और उपभोक्ता संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपायों की अनुशंसा करना होगा। ठीक है, डिजिटल लैंडिंग में तीव्र और अधिक कुशल निर्णय लेने के लिए ऋणों की जो है स्वीकृति और नवीकरण हेतु ऑनलाइन तकनीक इसका यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ऋणों की स्वीकृति हो एक तो ऑनलाइन ही, और उसका जो नवीकरण है उसको भी ऑनलाइन तकनीक के द्वारा ही किया जाएगा। यह वित्तीय उत्पादों और सेवाओं तक अधिक निष्पक्ष और समावेशी पहुंच प्रदान कर सकेगी। इसमें जो पीयर टू पीयर होता है, पीयर टू पीयर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है, उसका दूसरा बैंक है, वही फिर तीसरे से कनेक्टेड है, जो मतलब आप जो लोन लेंगे, ठीक है, वही फिर इससे, फिर वो इससे भी कनेक्टेड है, वो इससे भी, ऐसे। और मान लीजिए अगर पीयर टू पीयर ना हो, उसमें क्या होता है, एक बैंक होता है उसी से सब कनेक्टेड होता है, जिसको भी ज़रूरत होगी वो उससे लेता है। ठीक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, एक सेंट्रल मतलब वो होता है, एक तरह सेंटर पार्ट होता है। पीयर टू पीयर में सारे प्रधान होते हैं उसमें जो है। फिर उसके बाद इसमें जो एक तो पीयर टू पीयर होगा, एक पे लेटर बाद में पे कर सकें, एक इनवॉइस फाइनेंसिंग मतलब बात करके भी पे हो सके, एक बैंक लेड डिजिटल मॉडल्स आदि जैसे मॉडल क्या होंगे, शामिल होंगे। भारत में डिजिटल लैंडिंग बाजार वित्त 2015 में जो है $33 बिलियन का था, जो कि बढ़कर 2020 में $150 बिलियन का हो गया। 2023 तक इसकी $350 बिलियन होने की उम्मीद है, मतलब संभावना है। ठीक है, हाल ही में ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म मोबाइल लैंडिंग प्लेट ऐप्स की लोकप्रियता और उछाल से ने कुछ गंभीर चिंताएं भी उत्पन्न किया। अब इसमें चिंताएं देख लेते हैं। ठीक है, जो आप मंथली वो पढ़ते हैं मैगजीन, उसमें भी सेम यही पैटर्न होता है। उसकी पहले खासियत बताएंगे, है ना, फिर कर थोड़ा सा बैकग्राउंड बता देंगे,
एंड में फिर उसके लाभ, फिर क्या बताएंगे उसका जो चिंताएं होंगी, चुनौतियाँ होंगी, ठीक है। तो ये पूरा जो आप पढ़ते हो ना 2 पेजेज़ का, इन्हीं पूरे मंथली जो कन्वर्ट हो गए वो मंथली बन जाता है इन्हीं से, ठीक है। तो क्या चिंताएं हैं? अनाधिकृत प्रतिभागियों द्वारा जो त्वरित अवरोध मुक्त ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है, बिना मतलब अवरोध के फटाफट ऋण प्रदान करते हैं, तो उनको वापस मिलने में फिर जो है ऐसे जो फटाफट ले लेते हैं वो फटा देने में उतना ही वो करता है प्रॉब्लम, ठीक है। ब्याज और शुल्क की अत्यधिक दरों और वसूली के जो है तरीके कठोर हो। मोबाइल पर डेटा तक पहुंचने के लिए समझौतों का इसमें दुरुपयोग भी हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ क्या है? जो भारत प्रशांत क्षेत्र है उसमें जो चीन को बैलेंस करना ना, प्रतिसंतुलित करना है, तो अमेरिका ने ये कहा है कि इस योजना में भारत की जो है प्रमुख भूमिका होगी। तो हाल ही में अमेरिका ने एक जो है अघोषित दस्तावेज, मतलब ये घोषित नहीं है, ठीक है, कहीं पे भी, तो ये यूएस स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क फॉर द इंडो पैसिफिक जो रीजन है उसमें चीन को नियंत्रित करने के उपायों को रेखांकित किया गया है। इसमें कूटनीतिक, सैन्य, आसूचना जो इंटेलिजेंस होती है, समर्थन के माध्यम से भारत के उदय में तेजी लाना शामिल है। तो भारत प्रशांत क्षेत्र है उसकी जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसका दृष्टिकोण क्या है इस मामले में? जो इस नीति में निम्नलिखित के माध्यम से भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए अमेरिकी रणनीति के भारत को एक प्रमुख प्रतिभागी माना गया है, ठीक है। कौन सी? एक दक्षिण पूर्व एशिया के साथ संबद्धता में वृद्धि, ठीक है, भारत से अगर रिलेशन अच्छे होते हैं तो दक्षिण पूर्व एशिया में उसकी संबद्धता से वृद्धि होगी। इस क्षेत्र में अन्य अमेरिकी सहयोगियों और भागीदारों के साथ अपने आर्थिक, रक्षा और राजनयिक इन सहयोगों का विस्तार करेगा अमेरिका, ठीक है। चाइना को प्रतिसंतुलित करना, तो इसके लिए नीति में यह स्वीकार किया गया कि जो एक सुदृढ़ भारत समान विचारधारा वाले देशों के साथ सहयोग से चीन को प्रतिसंतुलित करने में सक्षम होगा, ठीक है। मतलब इसमें इंडिया को जो है उसमें रखा गया, अपर में रखा गया है, किसके साथ जो है अच्छे मतलब रिलेशन बनाना चाहेगा। इन फ्यूचर मेंस में भी एक क्वेश्चन आया हुआ था कि जो भारत के अगर अमेरिका के साथ रिलेशन होते हैं तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा भारत और रशिया के रिलेशन पे, ठीक है। तो इस नीति के अनुसार सुरक्षा मुद्दों पर भारत का हितकारी साझेदार संयुक्त राज्य अमेरिका है। क्वाड में कौन कौन है? भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए, ठीक है। तो इन नीति यह रेखांकित करती है कि अमेरिका की जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ जो त्रिपक्षीय सहयोग है उसमें भारत के साथ एक चतुर्भुजीय सुरक्षा संबंध को गहन करने की उसकी भारत प्रशांत रणनीति को ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान को संबंधित रणनीति के साथ संरेखित करने की भी आवश्यकता है। मतलब इन चारों के रिलेशन आपस में क्या होंगे? मजबूत होंगे इन फ्यूचर। अमेरिका द्वारा भारत के उत्थान में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कदम, जो एनएसजी है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप है, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह है, उसकी सदस्यता के लिए भारत के आग्रह का समर्थन किया गया, जो कि 2010 में बराक ओबामा जी ने भी मतलब ऐसा ही कहा था, वहाँ के जो राष्ट्रपति है, कि इनको जो है भारत के इसकी सदस्यता के लिए आग्रह किया गया था उस समय पे भी। उसके अलावा घरेलू आर्थिक सुरक्षा की दिशा में भारत के साथ कार्य करना तथा पूर्वी एशियाई सम्मेलन जो ईस्ट एशिया समिट है और ADM+, आसियान रक्षा मंत्रियों की जो बैठक है, इसके बारे में हमने IR जो नवंबर की थी उसमें काफ़ी अच्छे से कवर किया था, ठीक है। तो उसमें भारत के नेतृत्व की जो भूमिका है उसमें वृद्धि की जाएगी। इसके अलावा जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो क्या है हमारी, जो विश्व वन्य जीवन कोष है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसके अनुसार जो वन हानि है उसके हॉटस्पॉट का क्षेत्रफल जर्मनी जो देश है उसके क्षेत्रफल से अधिक है, ठीक है। तो इस न्यूज़ के बारे में देखते हैं थोड़ा। एक नई रिपोर्ट जो WWF है उसने एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, इसमें जो वनोन्मूलन हुआ है, जो वनों की कमी हुई है, उसके 24 हॉटस्पॉट का विश्लेषण किया है, जिसके अंतर्गत जो 2000 से 2018 है उसका कुल वैश्विक वन आच्छादन, मतलब जो वनों से घिरा हुआ क्षेत्र है उसके ह्रास का 2/3, 2/3 जो है उष्ण कटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय, जिसमें से भारत भी एक उष्ण कटिबंधीय देश है, इन वनों में हुआ है, ठीक है। वर्ष 2004 से 17 की बात करें तो 43 मिलियन हेक्टेयर इससे अधिक जो है वन साफ किए जा चुके हैं। 10 नहीं, कितने हो गए, 14 सालों में, 17 चार ना, सॉरी एक सेकंड, तो 4 से 14 और 3 17, ठीक है। तो 13 सालों में जो है 43 मिलियन हेक्टेयर से अधिक वन साफ किए जा चुके हैं। जबकि 8000 वर्ष पूर्व, अगर उससे पहले 8000 वर्ष पहले की बात करें तो लगभग 50% जो है भूभाग पर वन था पृथ्वी के,
वर्तमान में सिर्फ 30% पर जो है वन आच्छादित क्षेत्र रह गया है। एक रिपोर्ट के अनुसार जो फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं, जो विश्व स्तर पर वनों की कटाई के कारणों और उन्हें संबोधित करने के लिए मौजूदा दृष्टिकोण जो फिगर में दे रखा है, उसके मध्य संबंध को दर्शाता है। उसके अलावा जो वाणिज्यिक कृषि है, मतलब जो फसल एक देश में बेचने के लिए जो प्रोड्यूस करी जाती है वाणिज्यिक कृषि में, उसमें विश्व स्तर पर वनों की कटाई का प्रमुख कारण है। विशेष रूप से जो वृहद स्तर पर कृषि, जिसमें पशुधन चराई होती है, कृषि के लिए साफ साफ किए गए वन है, वो क्षेत्र भी शामिल होते हैं। तो इसमें सुझाव देखें तो ये सुझाव जो है इसमें फिगर में भी देखे रिस्पॉन्स में, ठीक है। इसमें प्रतिक्रियाओं को स्थानीय और क्षेत्रीय विशिष्ट संदर्भों के रूप में होना चाहिए तथा समय के साथ समावेशी और अनुकूलीय इसको करना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा जो नियमों और मानकों की कठोर और उत्पादकों, विशेष रूप से जो स्थानीय वन उपभोगकर्ता है एवं लघु जोत धारक है, उनकी क्षमता के मध्य संतुलन का पालन करना आवश्यक है, ठीक है। तो फिगर में क्या दे रखा है, जो डिफोरेस्टेशन है, जो वन कम हो रहे हैं, वनोन्मूलन, उसके डायरेक्ट सोर्स जैसे एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव्स जो खुदाई वगैरह होती है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो मकान वगैरह बनाए जाते हैं, अदर्स, ठीक है, जो फायर वगैरह आग लग जाती है उससे भी कम होते हैं। इनडायरेक्ट में जो पॉपुलेशन माइग्रेंट, जो मजदूर प्रवासी होते हैं ना, उनकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल, ठीक है, क्लाइमेट और सॉइल टेरेन। इसके अलावा अगर रिस्पॉन्स में देखें तो जितना मतलब जो सरकार ने अभी तक किया है, जैसे रिस्पॉन्सिबल फाइनेंस, एनवायरमेंटल सर्विस जो दे रहे हैं, सस्टेनेबल सप्लाई चेन्स हैं, लीगलिटी ऑफ प्रोडक्शन, कंजर्वेशन, जो लॉ बनाए जा रहे हैं इनके ऊपर है ना, इसमें जैसे कि REDD+, इसके बारे में आप गूगल करके एक बार देख लीजिएगा क्या है ये, ठीक है। तो WWF के बारे में अगर हम बात करें तो WWF विश्व का सबसे बड़ा निजी तौर पर वित्त पोषित संरक्षण संगठन है। यह लुप्त प्राय प्रजातियों और उनके पर्यावासों की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करता है। WWF पृथ्वी पर जीवन की विविधता के संरक्षण के लिए 100 से अधिक देशों में भी कार्यरत है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं छोटी न्यूज़ जो है। उसके अलावा देशज लोग और जो स्थानीय समुदाय है, इनको सशक्त बनाना इसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए पहली न्यूज़ क्या है इसमें, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है इंट्रोड्यूस किया उन्होंने फेसलेस पेनल्टी स्कीम। ये जो है जो कर सुधार होते हैं उनके भाग के रूप में सरकार के जो गत वर्ष जो चला गया उसके फेसलेस टैक्स असेसमेंट स्कीम को प्रारंभ किया गया है, ठीक है। टैक्स से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो इस योजना का तहत जो आयकर मामले है उसमें फेसलेस अर्थदंड कार्यवाही के संचालन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय केंद्र दोनों स्थापित किए जाएंगे। राष्ट्रीय केंद्र एक केंद्रीकृत तरीके से फेसलेस अर्थदंड कार्यवाही के संचालन की सुविधा प्रदान करेगा, ठीक है। राष्ट्रीय केंद्र में अर्थदंड आरोपित करने के लिए जो अधिकार क्षेत्र है उसको निहित किया गया है। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या है, जो कर प्रशासन है उसको किसी भी जो पूर्वाग्रह होता है, ठीक है, टैक्स के लिए उससे मुक्त करना है और किसी भी व्यक्ति परकता को दूर करना, और जो करदाता और जो अधिकारी होते हैं उनके मध्य जो भी व्यक्तिगत इंटरफेयर्स होता है उसका प्रावधान करना, ठीक है। उसके अलावा विशेष विवाह अधिनियम 1954, ये जो होता है SMA, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, ये जो अंतरजातीय विवाह होते हैं ना और जो अंतर धार्मिक विवाह होते हैं उससे संबंधित है। यह अधिनियम लोगों को अपने धर्म का त्याग किए बिना, मतलब जैसे देखते हैं ना वो लव जिहाद वाला मामला, मतलब कन्वर्ट करके फिर जो है शादी कर लेते हैं, तो उससे त्याग किए बिना विवाह करने का अनुमति ये प्रदान करता है। इस कानून के तहत जो विवाह करने के इच्छुक युगल हैं उनको जिले के एक विवाह अधिकारी को 30 दिन की सूचना अवधि देने की आवश्यकता होती है। 30 दिन पहले बताना पड़ता है। उसके विगत 30 दिनों में कम से कम एक पक्ष, विवाह करने वाला कोई एक पक्ष द्वारा निवास किया होना आवश्यक है। निवास प्रमाण पत्र मांगते हैं, ठीक है। तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि दंपति जो है SMA, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, उसके तहत 30 दिवसीय सूचना प्रकाशित नहीं करने का विकल्प चयन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब जो 30 दिन पहले सूचना देनी पड़ती है ना, उसको किसी को शो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या न्यूज़, तो नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, जो भारतीय दंड संहिता है उसकी धारा जो 497 है, व्यभिचार आरोप, एडल्टरी चार्ज, उसके बारे में, ठीक है। एडल्टरी चार्ज क्या होता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, मतलब किसी शादीशुदा आदमी की जो वाइफ होती है उससे अगर किसी का संबंध हो, ठीक है, तो उसे जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में माना जाता है। तो इसमें हाल ही में अभी क्या कहा गया है केंद्र सरकार द्वारा, उन्होंने उच्चतम न्यायालय से आग्रह किया है कि जो सशस्त्र बल होते हैं, जो आर्म्ड फोर्सेस होते हैं ना,
उसको अपने 2018 के निर्णय के दायरे से छूट प्रदान करे, जिसमें व्यभिचार का गैर अपराधीकरण किया गया था। जो आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बल के जो सेना जो वो होते थे, ठीक है, मेंबर होते थे। तो धारा 497 के तहत व्यभिचार करना अपराध है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया, जो वर्ष 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि यह कानून जो है असंवैधानिक था, तथा जो अनुच्छेद 21 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर अनुच्छेद 14 जो समता का अधिकार है, इसको प्रभावित करता है। मतलब सभी समान नहीं रहेंगे इसमें ना। तो यह महिलाओं की गरिमाओं को भी नष्ट करता है और वंचित करता है, और महिलाओं की लैंगिक स्वतंत्रता को प्रभावित करता है। इसके निर्णय के अनुसार व्यभिचार तलाक का एक सिविल उपचार हो सकता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ क्या है, हल्के लड़ाकू विमान जो कि तेजस है, ठीक है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है उसने भारतीय वायुसेना जो इंडियन एयरफोर्स है उसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL हॉल से 83 LCA जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की खरीद की स्वीकृति प्रदान की है। यह 50% की जो स्वदेशी सामग्री है उसके साथ लड़ाकू विमानों की श्रेणी में प्रथम खरीद है, ठीक है, जो कि भारतीय स्वदेशी रूप से डिज़ाइन विकसित एवं निर्मित है। तेजस एक स्वदेशी रूप से डिज़ाइन विकसित और निर्मित अत्याधुनिक 4th+ पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। यह वैज्ञानिक इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्कैन किए गए सक्रिय एरे रेडार बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है, ठीक है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट तथा एयर टू एयर, ठीक है, एयर टू एयर, याद रखिएगा तेजस एयर रिफ्यूलिंग की महत्वपूर्ण परिचालन क्षमताओं से युक्त है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी इबोला वैक्सीन का वैश्विक भंडार, ठीक है। तो इसे जो है जो EVD है, इबोला वायरस डिजीज़, इसके भविष्य के किसी भी प्रकोप को रोकने के लिए जो वैक्सीन प्रावधान है उस पर जो अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समूह है, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन ग्रुप ICG, उसके द्वारा इसे बनाया गया है। तो ICG ने जो WHO है, यूनिसेफ है, या इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रीसेंट सोसाइटीज़ है IFRA, तथा मेडिसिन सेंस फ्रंटियर्स है, इनको शामिल किया है, ठीक है। साथ ही इसे गावी द वैक्सीन अलायंस से वित्तीय समर्थन भी प्राप्त है, ठीक है, वित्तीय समर्थन। EVD इसे पहले इबोला रक्तस्रावी ज्वर के रूप में जाना जाता था। यह मनुष्यों में एक दुर्बल परंतु गंभीर प्राय प्राणघातक रोग है, ठीक है। इस रोग को मुख्य रूप से अफ्रीकी महाद्वीप में व्याप्त है। कहाँ पे इबोला, कहाँ पे, अफ्रीकी महाद्वीप में व्याप्त है। यह वन्यजीवों से मनुष्यों में प्रसारित होता है, जो वन्य जीव होते हैं उससे मनुष्यों में ट्रांसफ़र होता है, और इसका मानव से मानव संचरण के माध्यम से भी प्रसार होता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, हैव अ गुड डे।